हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। इंट्रोडक्शन की क्लास हमने अपनी कवर करी। इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने क्या समझा था कि टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या होते हैं, उनकी nth टर्म, उसकी जर्नल टर्म हम कैसे निकालते हैं, सीरीज क्या होती है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है, वो सभी बेसिक कंसेप्ट हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में कवर किए थे। तो सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज अब क्या क्या कवर करवाने वाले हो? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देन हम देखेंगे जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, उसके बाद जियोमेट्रिक मीन, देन अर्थमेटिक मीन, फाइनली हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। आज की क्लास में बेटा ये सभी कंसेप्ट हम अपने कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं बेटा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सर एक बार दोबारा से रिवीजन करा दो। ठीक है बेटा, छोटी सी रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की अगर रेशो निकालो तो वो हमेशा क्या है, सेम आए। सर बात समझ में नहीं आई। देखो ये क्या होती है बेटा, टर्म्स होती हैं। जैसे ये A1 टर्म हुई, ये A2 हुई, ये बेसिक लेक्चर में सब हम चीज़ें सीख चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो क्लास आप जरूर लें। तो A1 A2 A3 A4 A5 मैंने क्या कहा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशियो हमेशा कॉमन होनी। जैसे कि A2 डिवाइडेड बाय A1 अगर मैं करता हूँ तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही अगर मैं A3 डिवाइडेड बाय A2 करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 8 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरे पास अगेन 2 आ गया। वैसे ही अगर मैं A4 डिवाइडेड बाय A3 करूँ तो बेटा A4 क्या है यहाँ पे 16 डिवाइडेड बाय 8 अगर करते हो तो अगेन मेरे पास 2 आ गया। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स क्या, जैसे कि 2 4, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इनकी रेशो निकालो 4 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हाँ जी ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 4, 16 डिवाइडेड बाय 8, 32 डिवाइडेड बाय 16। तो ये सभी केसेस में क्या हो रहा है, सभी केसेस में क्या हो रहा है, जो हमारे पास ये रेशो आ रही है, ये रेशो आ रही है, ये क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर ऐसा कोई सीक्वेंस होता है जिनमें दो कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो अगर सेम आती है तो उसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशो। हाँ जी सर, ये सभी बातें आपने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से बताई थी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर के थ्रू। हाँ जी, अब हम बात करेंगे इसकी जर्नल टर्म की, nth टर्म की, जीपी की nth टर्म क्या होती है। सबसे पहले सर ये बताओ कि जर्नल टर्म क्या है, जर्नल टर्म का रेलिवेंस क्या है। अगर मैं आपको बोलूं इस सीक्वेंस की आप 20th टर्म निकाल के बताओ, डायरेक्टली 20th टर्म बताओ, ठीक है, ये टर्म बताओ मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं तो डायरेक्टली आप कैसे बताओगे? उसको बताने के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। तो बेटा उसी को बोलते हैं जर्नल टर्म, वो हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट देखो, छोटी सी रिवीजन, ऑल्दो मैं सब आपको फर्स्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, बट ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे पूछूं अगर आपको A2 निकालना है तो A2 आप कैसे निकालोगे? A2 ये है, A2 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे आपके पास A1 क्या है 2, अगर आप इस 2 को कॉमन रेशो जो कि R हम कह रहे हैं कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है कॉमन रेशो तो आप ये सेकेंड टर्म तक पहुंच गए 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अगर मुझे A2 तक पहुंचना है तो मैं A1 मल्टीप्लाई R करूँ तो मैं सेकेंड टर्म तक पहुंच जाऊंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मेरे पास आ गया 4। हाँ जी सर बिल्कुल। वैसे ही बेटा अगर आपको A3 तक पहुंचना है तो अगेन आप कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 8 आपके पास आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे A3 तक पहुंचना है तो मैं A1 मल्टीप्लाई R कितनी बार आया यहाँ पे ये R है हमारा, ये R है, तो R 2 बार आया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई R की पावर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो मेरे पास 8 आ गया। सिमिलरली अगर मुझे A4 निकालना हो तो अगेन बेटा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आपके पास 8 दूनी 16, 16 तक पहुंच जाओगे। हाँ जी, तो अब आपके पास R कितनी बार आ गया, ये R आ गया हमारे पास यहाँ पे तीसरी बार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A1 मल्टीप्लाई R की पावर 3, 2
मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 आपके पास यहाँ पे आ गया, ये आपके पास 16 आ गया। तो सर इससे हमने क्या समझा, इससे मैं आपको एक पैटर्न बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि भाई इसकी जर्नल टर्म क्या है। जब यहाँ बेटा 2 था, अब थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 1 इसकी पावर, ठीक है। 2 था तो यहाँ पे 1 था, हाँ जी सर। जब यहाँ 3 था जब यहाँ 3 था तो r की पावर थी यहाँ पे 2, जब यहाँ पे 4 था तब r की पावर थी यहाँ पे 3। तो यहाँ से हमने एक पैटर्न समझा कि भाई जो भी यहाँ पे अगर a4 निकालना है तो r की पावर क्या होगी, एक कम होगी, तो r की पावर 3 हुई। a3 निकालना है तो r की पावर 2 हुई, तो एक कम हुई। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हम अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर मुझे nth टर्म निकालनी, nth मतलब कोई भी टर्म अगर मुझे निकालनी है तो मैं a लूंगा, ये a क्या होगा, a1 होगा, मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा r, ठीक है। n से जो भी n टर्म होगी, अगर यहाँ पे मान लो 100 हुआ तो r की पावर 99 होगी, अगर यहाँ पे 20 हुआ तो r की पावर क्या होगी, 19 होगी, एक कम होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई r की पावर n-1 होगी। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये क्या हुई, ये हमारी हुई जर्नल टर्म। अरे सर ये सब चीज़ें आप फर्स्ट लेक्चर में समझा चुके हो बेटा, एक छोटी सी रिवीजन, ठीक, नोट करो से, फिर चलते हैं हम आगे। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ छोटे छोटे अपने क्वेश्चंस की, जिससे आपको जर्नल टर्म nth टर्म का रेलिवेंस समझ में आएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल, यहाँ पे आप हमें रेलिवेंस बताओ कि भाई जर्नल टर्म का क्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द जीपी अप टू n टर्म्स इज 131072। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास ये एक जीपी दी हुई है, अब जीपी में कौन सी टर्म पे जाकर के हमें ये नंबर मिलेगा, आपको ये बताना है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई n हमें नहीं पता, कौन सी टर्म पे जाके n क्या है ये नहीं पता आपको, ये कौन से 5th 6th 7th 8th 9th 10th ये कौन सी टर्म है आपको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये जो टर्म आएगी वो टर्म आएगी 131072। अब आपको n यहाँ पे फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। तो इस केस में a हमारे पास 2 है, r की अगर मैं बात करूं तो 8 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो r आपके पास 4 आ गया। और यहाँ पे हम an वाला फॉर्मूला अभी जो हमने समझा लगाएं तो क्या होगा, a r n-1। an कितना है 131072, a है 2 मल्टीप्लाई कॉमन रेशियो हमारे पास 4 n-1। हमें करना क्या है, n फाइंड करना है। क्वेश्चन ने n पूछा है क्या होगा। तो एक काम करो एक बार, तो इसको एक बार आप 2 को यहाँ नीचे ले आओ, 2 को हमारे पास क्या आ गया इक्वल टू में 4 n-1 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 5 10, 2 5 10, 2 3 6 6 12, ठीक है जी, 4 n-1। कोशिश करनी है बेस सेम हो जाए तो आप n की पावर इजीली निकाल लोगे। तो इसका क्या करो बेटा, एलसीएम लो एक बार। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 से 6 5 5 3 6, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, और 16, ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा 16 0 36 4 6 24, आ गया आपके पास 10 4 दूनी 8 और 16। अब यहाँ पे आ जाते हैं 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4 5 20 4 6 24, अच्छा 256 यहाँ पहुँच गए हम। अब 4 की पावर बेटा अगर आप 4 करते हो तो आपको पता है आपके पास 256 होता है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 4 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे 4 की पावर 4, तो टोटल आप लिख सकते हो आपके पास यहाँ पे 4 की पावर 8 आ गया, और यहाँ पे 4 n-1 आ गया। बेस सेम हो गया तो हम रख सकते हैं यहाँ पे भाई 8 इक्वल टू n-1। तो फाइनली आपके पास n क्या आ गया, 9। इसकी जब अब क्या होगा, इस सीरीज की जब आप 9th टर्म देखोगे तो बेटा वो ये आ रही होगी,
1,31,072 ये आपकी 9th टर्म होगी जो क्वेश्चन में पूछा था। और अगर आपको जनरल टर्म ना पता हो तो बेटा निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं अपना सेकेंड, कह रहा है इन जीपी थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है, फाइंड द 10th टर्म। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या होगा, हमें A3 दिया हुआ है, A3 कितना है 24 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं A3 का यहाँ पे लगाऊं फॉर्मूला, तो A3 है तो क्या होगा AR2 होगा, हाँ। अगर 3 है तो R की पावर 2 होगी, एक कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे 24 दिया हुआ है AR², ठीक। अच्छा, अब वैसे आप एक काम करो सिक्स टर्म A6 आपको कितना गिवन है, ये है 192। तो A6 भी आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे A6 की अगर मैं बात करूँ तो R की पावर क्या आएगी सर, 5 आएगी, 6 से एक कम। तो A6 192 मुझे दिया हुआ है और मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ R की पावर 5। अब आप एक काम करो, यहाँ से ना A की वैल्यू निकाल लो। अगर आप A की निकालते हो वैल्यू तो आपके पास क्या आता है 24 डिवाइडेड बाय R², ये आता है आपके पास। ये जो आप इसमें पुट कर दो, बिल्कुल सर, इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। और 24 डिवाइडेड बाय R² अगर आप पुट करते हो तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये कटेगा तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3। तो हमारे पास आ गया 192 डिवाइडेड बाय 24 और यहाँ पे R की पावर 3, ठीक है। 24 को आप एक बार अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 अट्ठे 32, 8 दूनी 16, 192 आपके पास आता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, ये 8 से गया, ठीक है। R 3 है और यहाँ पे 8, तो R मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, R 2 आ गया। हाँ जी सर, R मेरे पास 2 आ गया। अब मुझे 10th टर्म निकालनी है सर। अब तो वेरी सिंपल वाला केस हो बेटा, बिल्कुल बहुत सिंपल हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है 10th टर्म निकालनी है, A10 निकालना है। तो A10 के लिए क्या होगा, R की पावर 9, ठीक है। A आपके पास क्या आ गया A, अच्छा A भी निकाल लो, एक काम करो, यहाँ से अगर आप A निकालोगे तो A क्या आ जाएगा आपके पास। अब A अगर मैं निकालता हूँ तो 24 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 4 आ गया आपके पास। और यहाँ पे 4 6 24, A आपके पास 6 आ जाएगा। तो 6 मल्टीप्लाई R2 की पावर 9, ठीक है ना। ये आपके पास बेटा आ गया। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो आपके पास ये 10th टर्म आपके पास आ गई। तो यहाँ से हमने समझा, एप्लीकेशन समझी कि भाई जर्नल टर्म की क्या एप्लीकेशन होती है। नोट करो इसे बेटा, फिर चलते हैं आगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जियोमेट्रिक सीरीज की। तो बेटा सीरीज मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि सीरीज क्या होता है। सर एक बार आप जल्दी से फिर बताओ, ठीक है बेटा, बिल्कुल जल्दी से एक बार फिर बताते हैं। अब मान लो आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया 2 4 8 16 32, ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया गया। हाँ जी सर, एक सीक्वेंस दिया गया है। अगर आप सीक्वेंस में आने वाली जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको ऐड करके आप दिखाते हो तो जो आपके पास बेटा नया यहाँ पे रिजल्ट, एक नया एक्सप्रेशन जो आपके पास आता है उसको आप बोलते हो सीरीज। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जियोमेट्रिक सीरीज क्या हुई, अगर आपके पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस दिया गया है उसकी सभी टर्म्स को आप ऐड करके दिखाते हो तो जो आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आया उसको आप क्या बोलोगे, जियोमेट्रिक सीरीज बोलोगे। क्लियर? हाँ जी सर, ये तो अच्छे से समझ में आ गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या हुआ, अभी मेरे पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस था, सभी टर्म्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया तो मेरे पास जियोमेट्रिक सीरीज आ गई। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप मुझे इसकी स्टार्टिंग की जो 3 टर्म्स है उसका एडिशन करके बताओ, स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। सर कितना सिंपल है ये तो। अगर आप कह रहे हो कि ऐड करके बताओ सर, इन 3 टर्म्स को ऐड कर दो, 8 और 4 12, 12 और 2 14, सर ये 14 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल हुआ। अब मैं अगर आपको कहूँ स्टार्टिंग की मुझे 4 टर्म्स का एडिशन करके बताओ, सर स्टार्टिंग की अगर 4 टर्म्स का एडिशन करना है तो इस 14 में 16 और ऐड कर लो। अच्छा बेटा, ये भी सिंपल है। अब मैं आपसे कहूँ कि आगे आप मुझे
5th टर्म तक सर इसको फिर आगे और ऐड कर लो, प्लस 32 ऐड करते चले जाओ, तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है बेटा। सिंपल तब है जब मैं आपसे 4th 5th 6th टर्म तक का यहाँ पे एडिशन करवा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई इस सीरीज का मुझे आप 20th टर्म तक मुझे सम बताओ क्या आएगा, तो बेटा कैसे करोगे? इसको मैन्युअली करोगे। सोचो बेटा कितना मुश्किल काम हो जाएगा। एक एक टर्म को आप लिखोगे, ऐड करोगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला बेटा बनाने वाले हैं कि डायरेक्टली आप बता सकते हो कि भाई 20th टर्म का सम क्या होगा डायरेक्टली। तो बेटा यहाँ पे भी देखना हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बहुत इजी, 2 मिनट लगेंगे आपको, फॉर्मूला बेटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं 2 की जगह बेटा ये फर्स्ट टर्म इसको a लिख सकता हूँ, हाँ जी। सेकेंड टर्म को मैं ए आर लिख सकता हूँ, इतना तो हमने सीख ही लिया है। थर्ड टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर स्क्वेयर, ठीक है। फोर्थ टर्म को ए आर 3, उसके बाद मैं से लिख सकता हूँ ए आर 4। हाँ जी सर, ये बिल्कुल आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अच्छा, तो लास्ट टर्म बेटा आपके पास क्या आएगी सर? लास्ट आएगी ए आर की पावर n-1, क्योंकि यहाँ पे हमने n लिया है, ठीक है। तो r हमेशा क्या होता है, n से 1 कम होता है, तो लास्ट टर्म हमारे पास ए आर n-1। अब आपको क्या करना है बेटा, यहाँ पे ना इस वाली इक्वेशन को बोथ साइड आपको r से मल्टीप्लाई करना है। सर ऐसा क्यों? देखो बेटा, इससे एक नया रिजल्ट आपके पास आएगा। बोथ साइड r से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आएगा, r s n। इससे मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, ए आर। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए आर स्क्वेयर। हाँ जी, ए आर स्क्वेयर, ए आर आ गया। एक काम करो बेटा, ए आर को ना ए आर के नीचे रखो, ए आर स्क्वेयर को ए आर स्क्वेयर के नीचे रखो। सर ऐसा क्यों? बेटा थोड़ा सा वेट करो, आपको ये भी समझ में आएगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई किया आर से तो ए आर आ गया, फिर आपके पास ए आर स्क्वेयर आ जाएगा, फिर आपके पास ए आर की पावर 3 आ जाएगी, और ए आर को आप मल्टीप्लाई करोगे ए आर पावर 3 को, फिर आपके पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। चलते चलो बेटा, मुझे एक चीज़ बताओ, इससे पहले वाली एक टर्म क्या होगी? इससे पहले वाली एक टर्म, अगर ए आर n-1 से पहले वाली एक टर्म की बात करूँ तो बेटा ए आर n-2 होगा। इससे जस्ट एक पहले वाली टर्म, सॉरी, ए आर n-2 होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा होगा। तो अगर मैं ए आर n-2 को r से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को मैं r से मल्टीप्लाई करूँ ना, अगर मैं r से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए आर, ठीक है, बेस सेम है, पावर 1 है, ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास क्या आएगा सर, n-1। सर इतनी सिंपल बातों पे आप कितना टाइम खराब कर रहे हो। तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ए आर n-1 आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसको r से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन बेटा यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आर 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, वेरी वेरी सिंपल। अब बेटा आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको बेटा माइनस कर देना है, इसमें से ये माइनस कर देना है, ठीक है। हम इस तरीके से इसको माइनस कर सकते हैं। हाँ जी सर, हम इस तरीके से इसको माइनस करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ चेक करनी है कि माइनस करने के बाद आपके पास फाइनली बेटा रिजल्ट क्या बचा, वो आपको यहाँ पे चेक करना है। सर यहाँ पे मेरे पास बचा एस एन माइनस आर एस एन, ठीक है जी। यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, और ये क्या बेटा सर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा वही रीज़न था ए आर को ए आर के नीचे रखने का। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी हो गया, ये भी बेटा कट गया, ये भी कट गया, तो फाइनली आपके पास ये बचा। तो यहाँ पे क्या बचा बेटा, ये माइनस का साइन लग रहा है, इसके साथ माइनस किया हमने, माइनस ए आर की पावर क्या है, एन है। अब आप एक काम करो, यहाँ से क्या करो, एस एन कॉमन ले लो। एस एन कॉमन लिया तो आपके पास 1 माइनस आर आ गया, यहाँ से आपने ए कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस आर की पावर यहाँ पे एन आ गया। हाँ जी सर, बिल्कुल। अब बेटा इसको नीचे ले जाओ, तो फाइनली आपके पास एस एन क्या आ गया, फाइनली आपके पास 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर आ गया। हाँ जी सर, बिल्कुल आ गया। तो बेटा आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे एस एन क्या था, ए प्लस आर की पावर 2, ठीक है। तो उसको बेटा अब पूरे को, इस पूरी टर्म को, इन सभी टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो फाइनली रिजल्ट बेटा हमारे पास ये आता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को अभी अभी हमने यहाँ पे ड्राइव किया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हमें क्लियर हुआ। एक चीज़ बताओ बेटा, इसको मैं ना दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं ऊपर और नीचे
दोनों साइड बेटा यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास Sn क्या आ जाएगा, मेरे पास Sn क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और 1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, r की पावर n -1, और नीचे भी क्या हो जाएगा बेटा, r पॉजिटिव हो जाएगा, r -1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा ये फॉर्मूला फाइनली आपको क्या करना है, ये याद रखना है। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो आपका r है वो बेटा 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 1 के इक्वल हो गया तो बेटा नीचे 0 आ जाएगा, 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो ये वाला इस वाले फॉर्मूले की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ ये r जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो r है वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि r 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगर r 1 के इक्वल हो गया तो उस केस में क्या फॉर्मूला आएगा, और ऐसा कब होगा जब r हमारा 1 के इक्वल आ जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर इफ मेरे पास अगर इफ r जो है मेरे पास अगर 1 आ जाता है तो उस केस में हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई r जो है 1 कब आएगा। अब बड़े ध्यान से देखो, अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे पास ये Sn है। अब मैं यहाँ पे ना एक यहाँ पे सीरीज लिखता हूँ, आप मुझे बताना 2 + 2 + 2 + 2 + 2 लिखते चले गए बेटा। ठीक, और एंड में मेरे पास क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे बताओ, क्या ये मेरे पास जीपी है। जीपी की कंडीशन क्या थी, 2 जो टर्म्स होती हैं उनका जो टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। 2/2 1 आ गया, 2/2 1 आ गया, 2/2 1 आ गया। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे जीपी की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो रेशियो है वो क्या है बेटा, हमारे पास सेम आ रही है। तो ये जीपी तो हुआ, ये तो कंफर्म हो गया। अच्छा, तो आर इस केस में हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने समझ लिया आर 1 कब आएगा, जब हमारे पास सभी टर्म्स जो हैं वो सेम होंगी। सभी टर्म्स जो हैं वो हमारे पास अगर सेम आती हैं तो उस केस में हमारा आर 1 होता है। और इस केस में अगर मुझे इसका सम करना हो तो क्या आएगा। आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पे जो Sn है, यहाँ पे 2 जो है आपको 10 बार दिया गया, तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सम क्या आएगा, 2 अगर 10 बार दिया गया है तो बेटा आप उसको लिख सकते हो 2 × 10। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं, 20 आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे आपको जो 2 है वो 20 बार 20 बार यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसका सम करके बताओ, तो आप क्या 2 × 20 नहीं लिख सकते। हाँ जी सर, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला नहीं आ गया, यहाँ से चलो यहीं बताते हैं, यहाँ से आपके पास एक फॉर्मूला ये नहीं आ गया कि इसको मैं अगर यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि Sn है, 2 की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ a को। अब देखो a + a, ठीक, चलते चलो एंड में भी आपके पास a आ गया। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर आप a को, जैसे 2 के केस में हुआ था, अगर आप a को यहाँ पे जितनी बार आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो n से। अब n क्या है, n 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है ना, 50 भी हो सकता है। तो अगर आप a को n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास इस सीरीज का टोटल सम आ जाएगा। हाँ जी सर, बिल्कुल आ जाएगा, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था। तो बेटा फाइनली आपके पास ये क्या हुआ, फाइनली आपके पास ये रिजल्ट आया जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो हमने दोनों केसेस पढ़ लिए, अगर r = 1 है और r ≠ = 1 है तो उस केस पे क्या फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। नोट करो बेटा इसे, फिर चलते हैं आगे। सीखा है, इसकी छोटी सी एक एप्लीकेशन देखते हैं, आपको समझ में आएगा फॉर्मूला लगाना कैसे है। हाँ जी सर, बिल्कुल। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक सीरीज दी गई है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले a1 बताओ क्या है। सर a जो है हमारा 1 है, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या होती है, r कैसे निकलता है। सर r निकलता है a2 / a1, और a2 क्या है हमारा 2/3, ठीक है जी। और a1 क्या है हमारा, /1 करोगे तो ये आएगा। तो कॉमन रेशियो आपके पास 2/3 आ गई। हाँ जी। और यहाँ पे
आपको 5 टर्म्स निकालनी है, तो n हमारे पास क्या हो गया, 5 टर्म्स का सम निकालना है, तो n हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला अभी आपने बताया Sn का, ये होगा a r की पावर n माइनस 1 यहाँ पे आ गया, और r माइनस 1। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, S5, 5 टर्म्स की बात हो रही है। a क्या है हमारा 1 है, r क्या है 2/3, 2/3 की पावर क्या होगी यहाँ पे, n क्या है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अगेन यहाँ पे 2/3 माइनस 1। इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 की पावर 5 क्या आएगा बेटा यहाँ पे, सर यहाँ पे आएगा हमारे पास 32, 16 दूनी 32, ठीक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 9 9 जा 81, 81 को 3 से करेंगे तो 3 8 24, 243 आ गया। 243 माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो -1 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करें, सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा 32 माइनस 243 डिवाइडेड बाय 243 अगेन डिवाइडेड बाय -1/3। अब आप एक काम करो, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास आ जाएगा ऊपर 243 माइनस 32 और डिवाइडेड बाय 243, और ये 3 ऊपर इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सर ये क्या बेसिक चीज़ें आप बता रहे हो हमें। अब यहाँ पे क्या आ गया 1 और 1 एंड 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 243, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इससे ये कट जाएगा, हाँ जी 3 8 24 81, तो हमारे पास क्या आ गया 211 डिवाइडेड बाय 81। तो यहाँ पे कुछ सीखने के लिए क्या था, कुछ भी नहीं था, बस इस फॉर्मूले को हमने देखा कैसे हम लगाते हैं। सिंपल सा है, नोट करो इसे बेटा जल्दी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम अपने सेकंड क्वेश्चन की। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी आर नीडेड टू गिव द सम ऑफ, ये कह रहा है भाई एक सीरीज दी गई है, ठीक है, तो कितनी टर्म्स को हम ऐड करें, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को हम यहाँ पे ऐड करें कि हमारे पास रिजल्ट ये आए। तो यहाँ पे हमसे क्या निकलवाना चाहता है सर, यहाँ पे वो हमसे निकलवाना चाहता है n नंबर ऑफ टर्म्स। a हमें गिवन है, a क्या है, a हमारे पास 3 है। अब इसकी कॉमन रेशो क्या आएगी सर, कॉमन रेशो कैसे आएगी, 3/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 आ जाएगा, हाँ जी सर डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। तो सोल्व करोगे बेटा इसको क्या आएगा आपके पास, ये 1 होता है, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते हो, तो आपके पास 1/2 यहाँ पे कॉमन रेशो आई। अच्छा हमें करना क्या है, और Sn भी हमें यहाँ पे गिवन है, Sn हमें यहाँ पे क्या गिवन है 3069 डिवाइडेड बाय 512। सर अब यहाँ पे फटाफट आप एक काम करो, फॉर्मूला यहाँ पे लगा डालो Sn का, a r की पावर n फिर -1 डिवाइडेड बाय r -1। a हमारे पास क्या है सर, a हमारे पास 3 है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे r की, कॉमन रेशो क्या है 1/2, 1/2 की पावर यहाँ पे n तो हमें पता नहीं है, n ही हमें निकालना है। अच्छा और यहाँ पे 1/2 -1, ठीक, यहाँ तक सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। 3069 डिवाइडेड बाय 512। अब क्या करना है, आगे हम इसको सोल्व करते हैं। एक काम करो आप यहाँ पे, अब इससे आप क्रॉस कर सकते हो इसको, हाँ जी सर इससे हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो मेरे पास फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे 1023 डिवाइडेड बाय 512 मेरे पास यहाँ पे आ गया। और एक काम करते हैं हम, आप यहाँ ऊपर से भी एक पहले एलसीएम ले लेते हैं, देन आपको मैं बताता हूँ आगे हम इसमें क्या करेंगे। अगर नीचे आप एलसीएम ले लेते हो तो आपके पास क्या आएगा -1 डिवाइडेड बाय 2। ऊपर नीचे बोथ साइड अगर आप माइनस कॉमन ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है।
हाँ जी, और ये 2 क्या हो जाएगा, 2 ये ऊपर चला जाएगा, इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी सर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 2 को आप एक काम करो, नीचे ले आओ, 1 0 2 3, इससे मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 2 और 10 आपके पास यहाँ पे ये आ गया, और हमारे पास यहाँ पे ये बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस साइड ले आओ, इसको यहाँ भेज दो, 1/2 की पावर यहाँ पे n, और ये यहाँ चला जाएगा 2 3 डिवाइडेड बाय 1024। फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे आ गया, एलसीएम लोगे 1024 में से 1023 लेस करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 1024 आ गया। अब बेस क्या करना है सर, पावर अगर निकालनी है, n निकालना है, बेस सेम करना पड़ेगा। तो एक काम करो, यहाँ पे आप यहाँ पे वर्किंग नोट में एक एलसीएम लो, यहाँ पे 1024 का, अब 4 से किया करो हमेशा, ठीक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 6 24। अब 256 है, आपको पता है 4 की पावर जब भी 4 होती है तो 256 आता है, तो यहाँ पे 4 की पावर 5 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास 1024 आ जाएगा। अगर मैं 4 की पावर 5 करता हूँ 1024 आएगा, तो अगर मैं 2 की पावर 10 करूँ तो एक ही बात है। हाँ जी सर, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 1/2 की पावर n को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1/2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास n क्या आ जाएगा, मेरे पास अगर मैं n की बात करूं तो फाइनली मेरे पास यहाँ पे बेस सेम हो गया, तो मेरे पास n आ गया 10। ये आपके पास आ गया बेटा आपका रिजल्ट। अगर आप इस जीपी सीरीज की स्टार्टिंग की 10 टर्म्स को ऐड करते हो तो बेटा आपके पास ये रिजल्ट आता है। तो इस फॉर्मूले की हमने यहाँ पे एप्लीकेशन समझी कि इस फॉर्मूले को लगाना कैसा है। नोट करो इसे बेटा, चलते हैं फिर आगे। अब देखते हैं बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन रीड करो। अ पर्सन हैज 2 पेरेंट्स, 4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्ट्रल्स ड्यूरिंग द 10th जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन। प्रीसीडिंग हिज ओन इसकी इंक्लूड करके। तो सर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो बेटा वेरी वेरी सिंपल है। आप समझो ये क्या कह रहा है। इसने क्या किया, आपको एक यहाँ पे जीपी की सीरीज दी, 2 + 4 + 8 एंड सो ऑन। कॉमन रेशो क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 2 आएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आया कॉमन रेशो सेम है, तो ये जीपी की एक सीरीज है। ये पूछ रहा है भाई स्टार्टिंग की जो 10 टर्म्स हैं उनका आप हमें टोटल बता दो, बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यहाँ पे क्या हमें गिवन क्या क्या हुआ, ए हमारे पास हुआ 2, कॉमन रेशो क्या हुई बेटा 4/4 डिवाइडेड बाय 2, तो कॉमन रेशो हमारे पास 2 आई। एन हमारे पास क्या है सर, एन हमें यहाँ पे दे रखा है, क्या बोल रखा है 10, ठीक है ना। 10 टर्म्स तक का हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो हमें यहाँ पे मैं एस एन का पहले फॉर्मूला लगा दूँ, Rn -1 R-1। हमें क्या करना है, S10 निकालना है। A क्या है 2 है, R क्या है सर, R यहाँ पे हमारा 2 है, उसकी पावर 10 -1 2 -1, बस बेटा ये आपका निकल गया। कितना सिंपल है। अब 2 की पावर 10 5 तक आता है तो 32 होता है, तो मतलब 32 × 32 6 6 3 3 9 4 12 10 10 24 में से 1 गया तो बचा आपका 1023। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 6402, बस। तो बेटा ये क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया। तो क्वेश्चन क्या था, वेरी वेरी सिंपल। तो हमने यहाँ पे क्या समझा बेसिकली कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास एसएन का, इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं। इसके बाद हम करेंगे बेटा अपना नया कंसेप्ट, जल्दी से इसको कॉपी करो। अब बेटा हम समझते हैं अपना यहाँ पे एक नया कंसेप्ट, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। अब बेटा इसकी डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। अरे सर सवाल ना पूछा करें हमसे, नहीं बेटा इसका आपको जवाब देना पड़ेगा। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है,
बीच की टर्म मिसिंग है, देन 32 है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बेटा इस मिसिंग टर्म पे यहाँ पे मैं कौन सा नंबर लिखूं कि जो ये सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाए। सर दोबारा बोलो, मैंने ये पूछा कि यहाँ पे बेटा मुझे आप बताओ कौन सा नंबर लिखूं कि ये सीक्वेंस जो है वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस में कन्वर्ट हो जाए। सर ये तो वेरी वेरी सिंपल है। आपने हमें क्या समझाया कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस में दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का हमेशा जो रेशो होता है वो सेम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि A2 डिवाइडेड बाय A1। मैं यहाँ थोड़ी देर यहाँ पे A2 को मान लेता हूँ x, तो x डिवाइडेड बाय 2 और 32 डिवाइडेड बाय x, इसका जो ये रेशो आएगा वो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो ये तो सर बहुत सिंपल हो गया। एक्स स्क्वेयर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 32 और यहाँ पे x क्या आ जाएगा अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 32 x 64 और मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। तो ये क्या था वेरी वेरी इजी था। हाँ जी सर बहुत इजी था। अब चेक करो एक बार, अगर यहाँ पे x 8 होता है तो क्या ये जीपी में कन्वर्ट हो गया? सर बिल्कुल। तो कॉमन रेशो क्या होनी चाहिए? यहाँ पे मैं मान लूँ थोड़ी देर के लिए x हमारे पास अगर 8 आता है तो 8 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे क्या है 32 डिवाइडेड बाय 8, तो क्या है बेटा यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे 4 आया और यहाँ पे ही 4 आया, तो 4 इक्वल टू 4। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो कॉमन रेशो है वो इक्वल आ गई। इट मीन्स जो ये हमारा सीक्वेंस है वो जीपी में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपको समझ में आया? हाँ जी सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी। सर हमने क्या ऑब्जर्व किया? बड़े ध्यान से अगर आप देखो, आपने एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि x कैसे निकला, x कैसे निकला, x कैसे निकला, इसकी हम बात करते हैं। x कैसे निकला ये? अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ अंडर रूट में, थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको मैं बोल दूँ ये a है और ये 32 है, इसको मैं बोल दूँ ये b है, तो आप बोल सकते हो कि अंडर रूट में अगर मैं a मल्टीप्लाई b का अंडर रूट कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। और बेटा इसी x की वैल्यू को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। समझ में आया? अच्छा सर इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। हाँ बेटा इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास ये आया, मेरे पास आया जियोमेट्रिक मीन। अब हम क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये कह रहा है इफ अ नंबर कोल्ड ए, अब यहाँ पे हमने इसको x दिया था, इन्होंने इसको बोला a, इस नंबर को इन्होंने a बोला, जो हमने नंबर निकाला इसको इन्होंने बोला कि इसको कैपिटल A का इन्होंने नाम दिया। इज इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, अगर a किसी दो नंबर के बीच में इंसर्ट किया जाता है लाइक a एंड b, इसको और इसको नाम इसने दिया a और इसको नाम दिया b, इंसर्ट किया जाता है सो दैट इट कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस ऑफ जीपी, इस प्रकार से इंसर्ट किया जा रहा है कि वो नंबर इंसर्ट करने के बाद जो सीक्वेंस है वो जीपी बन जाता है, तो उस नंबर को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर जियोमेट्रिक मीन अच्छे से हमें समझ में आ गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्टली आपको ऐसे निकालना है। अच्छा मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ दोबारा से। मैंने कहा कि आपके पास यहाँ पे 2 क्या आ गया, यहाँ पे आपके पास आ गया यहाँ पे 2 8 32। अगेन मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अब मुझे एक और नया सीक्वेंस बनाना है। यहाँ पे अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कौन सा नंबर डालूं कि मेरे पास एक नया जीपी आ जाए, एक नई मेरे पास जीपी आ जाए। तो यहाँ पे मैं कौन सा नंबर इंसर्ट करूँ? तो आपको क्या करना है बेसिकली, तो आपको ये फाइंड करना है जिसको हमने कैपिटल A का नाम बोला। तो आप ये कैसे फाइंड करोगे? अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 8, 8 दूनी 16, 16 को करोगे तो 4 4 जा 16। तो बेटा अगर आप यहाँ पे 16 लिखो तो आपके पास क्या हो गया? अब देखो 4 डिवाइडेड बाय 2, रेशो क्या है 2, 8 डिवाइडेड बाय 4, रेशो क्या है 2। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशो हमारे पास सेम आ गई।
तो ये नया हमारे पास जीपी, हमारे पास नई जीपी आ गई, तो कॉमन रेशियो 2 आ गई, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 16 होगी। तो ये आपके पास एक नई, यहाँ पे क्या आ गई बेटा, एक ये न्यू जीपी आपके पास आ गई। क्या करता है, जियोमेट्रिक मीन किसी भी सीक्वेंस में जितने भी आपको नंबर इंसर्ट करने हैं आप बेसिकली इंसर्ट कर सकते हो जियोमेट्रिक मीन की हेल्प से। ये क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हुआ। नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे। चलते हैं बेटा आगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम जियोमेट्रिक मीन का एक और कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर, एक और कंसेप्ट आप सिखाओ हमें। क्वेश्चन रीड करो, क्या कह रहा है, इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ए जीपी। क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई आपको 1 और 256 के बीच में 3 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे कि ये एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस बन जाए, जिससे कि एक जीपी बन जाए। तो ये करना है आपको। ठीक सर, आपने अभी तक हमें सिर्फ बताया 2 नंबर्स के बीच में एक नंबर को इंसर्ट कैसे करें कि रिजल्टेंट सीक्वेंस हमारे पास जीपी आए, ये आपने हमें सिखाया। बट यहाँ पे तो सर बात की जा रही है 3 नंबर की कि 3 नंबर कैसे इंसर्ट किए जाएं, तो ये आपने नहीं सिखाया। पहले आप सिखाओ फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ 1 क्या है, ये ए है, और जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको 3 दिए गए हैं। हो सकता है ये 10 हो, 15 हो, 20 हो, ये कितने भी हो सकते हैं। इनको मैं मान लेता हूँ कि ये A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये कितने भी नंबर्स हो सकते हैं। और इसको मैं लास्ट नंबर को मान लेता हूँ, जो सबसे लास्ट नंबर है उसको मैं मान लेता हूँ कि ये B है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। और जो मेरे नंबर ये बीच में आ रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता ना, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ये जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो मिसिंग हैं उनको मैं मान रहा हूँ कि मिसिंग नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या है, मेरी n है। नंबर ऑफ टर्म्स जो मिसिंग है वो मेरी n है, ये मैं मान सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल, हम ये लेट कर सकते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, ये क्या हुई सर, ये हमारी फर्स्ट टर्म हुई। ये क्या हुई, फर्स्ट टर्म हुई। क्लियर? हाँ जी, फर्स्ट टर्म हुई, ये फर्स्ट टर्म हुई, ये नंबर ऑफ टर्म्स ये n है, और ये मेरी लास्ट टर्म हुई। अगर मुझे b तक पहुंचना है, मुझे b तक पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? अगर मैं आपको कहूं कि b मेरी कौन सी नंबर ऑफ टर्म है तो क्या होगी सर? यहाँ पे एक टर्म तो हमारी n है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने ये n मान लिया। n के अलावा 2 टर्म्स हमारी और हैं, a और b, और b क्या है, लास्ट टर्म है। अगर आपको b तक पहुंचना है तो b का मतलब हुआ कि ये n+2 टर्म है, n+2 टर्म है। 2 क्यों ऐड किया? क्योंकि n के अलावा 2 टर्म्स और भी हैं, a और b, तो b सबसे लास्ट है। अगर b की बात करूं तो b क्या है, n+2 टर्म है। मैं ये बोलूंगा। सर एक बार फिर समझाओ, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स कितनी है सर, 3 है। तो n मेरे पास क्या है बेटा, n इस केस में मेरे पास क्या है, 3 आया। ठीक, मुझे b तक पहुंचना है, तो b तक अगर मुझे पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n+2, मैंने आपको बताया n+2। हाँ जी सर, तो n मेरे पास क्या है, 3 + 2 ऐड करूंगा, मेरे पास क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। हाँ जी, एक बार चेक करो ये कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5th प्लेस पे आया। हाँ जी, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास b कौन से प्लेस पे आया, 5th प्लेस पे आया, तो ये क्या हुई, 5th टर्म हुई। यहाँ से इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि b क्या है, n+2 टर्म है। क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से हमें क्लियर हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, आपने जर्नल टर्म का एक फॉर्मूला पढ़ा था। जर्नल टर्म का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? जर्नल टर्म का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो an है, क्या होगा, ये ARn-1। और मैं आपको बोलूं अगर मुझे b निकालना है तो आप कैसे, b निकालना है तो b यहाँ पे क्या है, n+2 है। हाँ जी सर, n+2 है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ARn+2-1। मैंने आपको क्या समझाया था, जो भी यहाँ पे n टर्म्स थी तो r की पावर n से 1 कम, n-1। यहाँ पे कौन सी टर्म है, n+2, तो r की पावर n+2 1 कम, मतलब -1। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, n+2
मेरे पास यहाँ पे आ गया ARn+1। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। इसकी जगह पे मैं b लिख सकता हूँ? हाँ जी सर, इसकी जगह पे हम b लिख सकते हैं। b = ARn+1। तो अगर आपको b निकालना हो तो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ जी सर, अच्छे से क्लियर होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे आपकी NCERT में थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर r⁻n−1 और यहाँ पे b के नीचे यहाँ पे b a को ले आओ और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे हम इसको। अगर आप यहाँ पे r की पावर क्या है n+1, इसकी पावर को मल्टीप्लाई कर दो 1/n+1। बोथ साइड आपको सेम काम करना है। आपके पास क्या आएगा b/1/n+1। क्लियर? तो आपके पास r क्या आ गया यहाँ पे b/1/n+1 ये आ गया। r आपके पास ये आ गया। तो आपको क्या रखना है, या तो आपको ये याद हो b = AR⁻n−1। सर ये याद करना तो बहुत सिंपल लग रहा है, ये वाला याद करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल लग रहा है। ठीक, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली अगर आपको r निकालना है तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। बच्चे कई बार ये भूल जाते हैं, तो डायरेक्टली आप ये भी याद रख सकते हो। इसको याद करने का मैंने आपको पूरा तरीका अच्छे से बताया। ठीक है, तो ये तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले। अब क्या करते हैं, हमारे पास इस वाली अप्रोच को जो हमने यहाँ पे सीखा है, इसको इस क्वेश्चन पे लगाते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। करना क्या है, अब यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो हमारे पास n क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे पास a क्या है, a सर इस केस में हमारे पास 1 है। n इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स 1 2 3, नंबर ऑफ मिसिंग टर्म्स क्या है, मेरे पास यहाँ पे 3 है। और b मेरे पास क्या है, b मेरे पास 256 है। b का फॉर्मूला भी मैंने आपको क्या बताया, b अगर निकालना है AR⁻n+1। ठीक, b क्या है 256 है आपके पास, a 1 है, r की पावर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी मिसिंग है 3, तो यहाँ पे आपके पास 3 + 1 4 आ गया। हाँ जी, और आप 4 की पावर 4 करते हो और यहाँ पे ठीक पावर सेम होगी, तो r हमारे पास क्या हो गया 4 आ जाएगा। हाँ जी, तो कॉमन रेशो बेटा आपके पास यहाँ पे 4 आ गई। और डायरेक्टली आप ये भी लगा करके r निकाल सकते हो, सेम आपके पास रिजल्ट आएगा। कॉमन रेशो 4 आ गई। अब हम यहाँ पे बात करें तो कॉमन रेशो 4 आ गई, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, 4 आ गया, 4 को 4 से 16, ठीक है, और 16 चौक 64, 64, और 64 को अगेन अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 256 आएगा। तो रिजल्टेंट जो आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस आया वो जीपी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने नया कंसेप्ट क्या सीखा कि भाई डायरेक्टली जो बी के लिए nth टर्म जर्नल टर्म क्या होगी, वो ये होगी। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है, ये और बेसिकली ये वाला। ठीक, दोनों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। नोट करो इसे, फिर चलते हैं बेटा आगे। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं अर्थमेटिक सीरीज। बेटा अर्थमेटिक सीरीज आप 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट एक बार फटाफट इसकी रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बेटा इंट्रोडक्शन की क्लास में ही बताया था कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है, जल्दी बताओ। सर आपने बताया था अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं। जैसे आपको मान लो कि बेटा यहाँ पे कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनकी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 - 2 2 आएगा, 6 - 4 2 आएगा। तो बेटा ये आपके पास क्या हुई सर, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हुआ। इन सबको बेटा जब हम ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आता है, अर्थमेटिक सीरीज आ जाती है। हाँ जी सर, 10th क्लास में भी हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। बेटा मैंने आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालना भी बताया था इंट्रोडक्शन की क्लास में। क्या बताया था बेटा, फॉर्मूला आपको ये समझाया था अच्छे से, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था। an क्या था बेटा, a + n - 1 × d। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया था। अब जैसे अब मुझे बताओ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है, उसको हमने क्या नाम दिया था कि भाई a2 - a1 क्या होगा हमेशा,
हम उसको क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, ठीक है जी। तो डी क्या हुआ यहाँ पे, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। हमारे इस वाले केस में होगा जैसे 4 - 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 हमारा बेटा क्या आ गया, यहाँ पे डी आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे सेकंड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या आएगा। अरे सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो बेटा, एक बार आपको देखना पड़ेगा। सेकंड टर्म क्या है, यहाँ पे मैं ए बेटा एज इट इज लिख देता हूँ, और मेरे पास क्या बेटा एन के प्लेस पे 2 है, 2 यहाँ पे एन के प्लेस पे मैं 2 पुट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डी आ जाएगा। हाँ जी सर डी आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेटा 2 ए क्या मेरे पास सर ए 2 है और डी भी 2 है, तो मेरे पास A2 क्या आ गया, 4 आ गया। अरे सर इसमें टाइम क्यों खराब करो बेटा, एक सेकंड, आपको अच्छे से समझ में आएगा। A3 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, A + n - 1 × d। हाँ जी, अब मुझे बताओ यहाँ पे n के प्लेस पे मैं 3 रख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। हाँ जी सर 2d आ जाएगा। और वैसे बेटा आप 2 रखोगे, d क्या आपके पास 2 है, आपके पास A3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हाँ जी सर A3 6 है। वैसे बेटा आप मुझे अब डायरेक्टली बताओ, अगर मुझे A4 पता करना हो, जैसे A3 क्या था बेटा A + 2d था, वैसे A4 क्या होगा बेटा A + 3d होगा, ठीक है ना। A2 क्या था A + d, A3 क्या था A + 2d, A4 क्या है A + 3d। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं A5 क्या है सर, वो होगा A + 4d। यहाँ तक क्लियर। हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। सर ये बिल्कुल एकदम बच्चों वाली बात है आपने बताई, हमारा बिल्कुल समय आपने खराब किया बेटा। अभी देखो आपको इसका रेलिवेंस समझ में आएगा। अभी आपको क्या करना है, हमें डेरिवेशन निकालना है, ठीक है ना, एसएन का, एसएन के फॉर्मूले का डेरिवेशन निकालना है। हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट टर्म को भी क्या लिख सकता हूँ सर, फर्स्ट टर्म तो ए होती है, ठीक है जी। सेकंड टर्म को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ए + d लिख सकते हैं। हाँ जी सर a + d लिख सकते हैं सेकंड टर्म को। थर्ड टर्म को बेटा क्या लिख सकते हैं, a + 2d। हाँ जी सर a + 2d लिख सकते हैं। अच्छा सर अब हमें समझ में आया, आपको इस प्रकार से लिखवाना था इसलिए आपने हमें समझाया बेटा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे आ जाएगा a + 3d आ गया। हाँ जी बेटा चलते चलो, तो एंड में आपके पास क्या आ जाएगा, a + n - 1 × d, ये आ जाएगा। लास्ट टर्म बेटा आपके पास ये आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, अब आपको अगेन बेटा इन टर्म्स को अगेन आपको लिखना है यहाँ पे, बट आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। सबसे जो लास्ट टर्म है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखनी है। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा करने से क्या होगा बेटा, देखो ऐसा करने से हमारे पास डेरिवेशन आ जाएगा। सर क्या बात कर, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हमारे पास लास्ट जो टर्म थी सबसे पहले लिख ली, हाँ जी ठीक है जी, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ऐसे आप क्या करो बेटा, आप इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में आपको चलना है, तो n - 1 की जगह पे आप क्या आएगा सर, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो n - 2 हो जाएगा और यहाँ पे d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अच्छा ये टर्म भी हमारे पास बेटा आ गई। वैसे आप एक काम करो, आगे चलोगे a + अब n - 2 था यहाँ पे, अब n - 3 हो जाएगा। हाँ जी बेटा ऐसे चलते चलेंगे। हाँ जी सर बिल्कुल ऐसे चलते चलो। तो बेटा चलते चले एंड में हमें क्या मिलेगा, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो बेटा एंड में हमें क्या मिलेगा, इसकी फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, यहाँ पे a लिख दें। हाँ जी सर। सर अब क्या करना है, अब बेटा इन दोनों टर्म को ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर डालो। अच्छा सर ऐड कर दें, ठीक है सर बिल्कुल ऐड कर देते हैं इसको। अब आपको करना क्या है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स आ रही हैं उन दोनों को आपको ऐड करते हुए चलना है। Sn + Sn सर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2Sn। अच्छा अब ये इसकी जो फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपको ऐड करना है। इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म ऐड करो, क्या आएगा बेटा a + a 2a, तो अब मेरे पास आ जाएगी 2a + n - 1 d। फर्स्ट टर्म बेटा मेरे पास यहाँ पे, दोनों को ऐड करने के बाद, दोनों की फर्स्ट टर्म ऐड करने के बाद बेटा ये रिजल्ट आया। अब सेकंड टर्म इनकी ऐड कर लो, क्या आ जाएगा बेटा a, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे मेरे पास आ गया 2a और यहाँ पे d है। हाँ जी सर d है, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या आ गया n - 2d, ठीक है बेटा। इन दोनों की सेकंड टर्म को ऐड किया तो ये आया। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इसको मैं यहाँ पे अगर सोल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, d + nd - 2d। हाँ जी बेटा यहाँ पे d है, 2d है, तो आपके पास क्या बच गया, dn - d, ठीक है। d कॉमन ले लोगे तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, dn - 1। तो बेटा इसके प्लेस पे मैं dn - 1 रख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल आप रख सकते हो। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, इसके प्लेस पे डायरेक्टली ये लिख देते हैं, ठीक है, n - 1 और यहाँ मेरे पास d आ गया।
क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। अब बेटा इसकी थर्ड टर्म उनको ऐड करो। थर्ड टर्म क्या है? ए, और यहाँ पे बेटा ए, थर्ड टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ए 2a हो गया, हाँ जी सर 2a हो गया, प्लस 2d है, हाँ जी सर 2d है, और यहाँ पे क्या है n-3, यहाँ पे d है, तो ये टर्म आ जाएगी, हाँ जी सर ये टर्म आ जाएगी। अब मुझे बताओ बेटा, एक बार आप इसको यहाँ पे सोल्व कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा 2d प्लस nd माइनस 3d, हाँ जी, तो आपके पास बेटा क्या बच जाएगा, इसमें से लेस कर दोगे d बच जाएगा, d कॉमन ले लोगे तो आपके पास अगेन n-1 आ गया, तो बेटा इस प्लेस में अगेन dn-1 रख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल आप ये रख सकते हो। ठीक है बेटा, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं n-1 इंटू डी। ठीक है, अब बेटा ऐसे ही मान लो हम चलते चले, अब देखो इन दोनों की अगर लास्ट टर्म को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए सर यहाँ पे हमें 2a मिला। ठीक है, और बेटा यहाँ पे अब क्या बच गया, ये बच गया n-1 और d बच गया। ओके सर, यहाँ पे हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि आपने जब दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड किया तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये सारी की सारी सर सेम आ रही हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, सभी टर्म सेम आ रही हैं। तो मुझे आप बात बताओ, आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको, अब जैसे कि मान लो मैं अगर आपको दूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मैं कहूँ बेटा 2 यहाँ पे 4 बार आ रहा है तो आप ये लिखोगे ना 2 मल्टीप्लाई 4। वैसे अगर मैं आपको कहूँ बेटा यहाँ पे 2n टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, सर 2n टाइम्स आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई n, है ना। वैसे यहाँ पे ये टर्म्स क्या है बेटा, n टाइम्स आ रही हैं। हाँ जी सर, n टाइम्स ये टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। तो बेटा इस केस में आप ये नहीं लिख सकते कि इस वाली टर्म को यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा दूँ, ये n टाइम्स आ रही हैं तो n मल्टीप्लाई, उसके बाद मेरे पास ये आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे नहीं लिख सकते इन सभी टर्म्स को? हाँ जी सर बिल्कुल, हम इन सभी टर्म्स को इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स क्या बेटा मेरी n टाइम्स, मैंने यहाँ पे n लगा हुआ है कि n बार ये टर्म्स मेरी यहाँ पे आ रही हैं, तो मैंने n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली बेटा मेरे पास Sn क्या आ गया सर, फाइनली Sn आ गया n बाय में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हो, बस एक बार छोटी सी रिवीजन। अब बेटा आगे हम समझेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसको जल्दी से बेटा आप नोट करो। अब बेटा हम चलते हैं आगे, ठीक है जी। अब हम देखते हैं यहाँ पे अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट क्या होता है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। सबसे पहले बेटा आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, एक सीक्वेंस दिया गया है और इसमें एक फिगर मिसिंग है, बीच वाली फिगर इसमें मिस है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बेटा यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी फिगर डालूं कि बेटा ये सीक्वेंस जो है वो मेरा अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाए। सबसे पहले आप ये बताओ। सर ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत ईजी। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होता है। तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे मैं मान लो कि भाई ये x है, हाँ जी सर बिल्कुल इसको हम ये मान सकते हैं, और यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते हैं कि वी नो दैट, कि भाई अगर यहाँ पे इसको आपको सीक्वेंस अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाना है तो इसका मतलब ये है कि a2 माइनस a1 होना चाहिए और a3 माइनस a2 होना चाहिए, है ना। तो a2 के प्लेस पे क्या है, x है, a1 के प्लेस पे 4 है, a3 के प्लेस पे 12 है और a2 के प्लेस पे यहाँ पे x है। तो यहाँ मैं x निकाल सकता हूँ, हाँ जी सर यहाँ पे x निकाल सकते हैं, 2x आ गया, यहाँ पे 4 प्लस 12 आ जाएगा, और x मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे आपने x निकाल लिया, हाँ जी सर x हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो x बेटा आपके पास यहाँ पे क्या है सर, x मेरे पास यहाँ पे आएगा 8। अच्छा, अब x यहाँ पे बेटा आप 8 रखो। अब देखो 8 माइनस 4 सर 4 बचा, 12 माइनस 8 क्या बचा, यहाँ पे भी 4 आया, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक सीक्वेंस बन गया। तो बेटा आपने जो यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, उस वैल्यू को ही हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इफ अ नंबर कॉल्ड a, इस x को इन्होंने नाम दे दिया a, इज इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स लाइक a एंड b, इसका नाम दिया a, इसका नाम दिया b, उसके बीच में अगर आप इंसर्ट करते हो और वो सीक्वेंस आपका अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाता है तो उस नंबर को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन।
समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। बेटा आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, आपने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करी कि आपका यहाँ से अर्थमेटिक मीन कैसे निकला? जल्दी बताओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकला। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि भैया ये क्या है, अब क्वेश्चन ने इसको ए माना है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपको लिखा गया स्टेटमेंट में इसको ए माना गया है, इसको बी माना गया है, ठीक है, और इसको क्या माना गया है? ए माना गया है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई जो ये ए है, ए कैसे निकला? ए कैसे निकला? ए की बात करूं तो ए कैसे निकला बेटा? यहाँ पे आपने 4 और 12 लिया, 4 और 12 मतलब ए प्लस बी लिया, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय आपने 2 किया, हाँ जी सर, डिवाइडेड बाय हमने 2 किया। तो बेटा आपका क्या हुआ? ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास अर्थमेटिक मीन। क्लियर हुआ अर्थमेटिक मीन क्या होता है? इस प्रकार से हम इसको यहाँ पे निकालते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये भी एक सिंपल सा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, जल्दी इसको नोट करो बेटा, फिर चलते हैं आगे। अब ये देखते हैं बेटा, एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से ही हम अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट यहाँ पे समझने वाले हैं। इसको पढ़ो, ये क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एपी। आपको 6 नंबर, यहाँ पे फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है और आपको यहाँ पे 6 नंबर इंसर्ट करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 6 नंबर आपको यहाँ पे इंसर्ट करने हैं जिससे कि जो ये सीक्वेंस है आपका ये एपी में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हुआ? हाँ जी सर, क्लियर हुआ। सर यहाँ पे भी आप ये समझाओ, अभी आपने समझाया सिर्फ अगर एक नंबर इंसर्ट करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो 6 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करें? तो बेटा यही हम यहाँ पे इस सीखने वाले हैं कैसे करें। तो क्या करोगे, जैसे अभी मैंने आपको जीपी में समझाया, जो ये फर्स्ट टर्म है इसको क्या मान लेंगे सर? इस फर्स्ट टर्म को हम मान लेंगे यहाँ पे ए, और जो ये मिसिंग टर्म्स हैं ये तो कितनी भी हो सकती है, हाँ जी सर बिल्कुल, इसको हम ले लेंगे A1 A2 A3 एंड यहाँ पे सो ऑन। तो मिसिंग टर्म्स यहाँ पे कितनी हैं? 6 हैं, यहाँ ये 10 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं, समझ रहे, 100 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे A1 A2 इसको लेट कर लिया और लास्ट वाली टर्म को हमने मान लिया यहाँ पे B। अब आपको क्या करना है, जो ये मिसिंग टर्म्स हैं ये हमें नहीं पता कितनी है, तो इसको हम क्या मान लेंगे सर? इसको हम n मान लेंगे कि मिसिंग टर्म्स हमारी n होंगी। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल, जैसे आपने अभी जियोमेट्रिक मीन में समझा बिल्कुल आप वैसे ही कर रहे हो। अब मैं आपसे सेम क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि आपको ये क्या हुई हमारी, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि ये मेरी क्या हुई, ये मेरी हुई फर्स्ट टर्म, हाँ जी सर ये फर्स्ट टर्म हुई, ये बीच में क्या है, ये n टर्म्स हैं जो मिसिंग है, लास्ट टर्म मेरी b हुई। मैं आपको दोबारा पूछ रहा हूं, अगर आपको b तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? सर अभी तो आपने समझाया जो b है वो कौन सी टर्म है, n के अलावा 2 टर्म्स और हैं, a और b 2 टर्म्स हो रहे हैं। अगर हमें b तक पहुंचना है तो यहाँ पे भी सेम बेटा वही कंसेप्ट, n+2 टर्म हमारे पास यहाँ पे, b टर्म कौन सी होगी? n+2, ये हमारी b टर्म होगी। अगर b तक हमें पहुंचना है तो इसका मतलब n+2 हमें करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपने इसकी जर्नल टर्म, एपी की जर्नल टर्म मैंने आपको क्या समझाई थी कि एपी की जर्नल टर्म क्या है? a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने पढ़ा था। हाँ जी सर बिल्कुल, यही आपने हमें इसकी जर्नल टर्म बताई थी। अब मैं आपसे कह रहा हूं यहाँ पे n की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया सर? यहाँ पे n की जगह पे n प्लस अगर मैं 2 रिप्लेस कर दूं, मुझे b तक पहुंचना है तो n की जगह पे n+2 आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? a प्लस n+2 आ गया, n की जगह पे n+2 आ गया और -1 और यहाँ पे d आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? n+2 a n+1 एंड डी। क्लियर? हाँ जी। और यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको b लिख सकते हैं। हाँ जी सर, इसको हम b यहाँ पे लिख सकते हैं, b a प्लस n+1 डी।
आप चाहो तो बेटा इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट ये आपके लिए याद करना इजी है। बट आपकी एनसीईआरटी में इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो एक बार हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई आपको क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन में हमने r निकाला था वहाँ पे सिंप्लीफाई करके, और यहाँ पे आपको क्या निकालना होगा, d निकालना होगा। तो d आप कैसे निकालोगे, अगर आपको d यहाँ पे निकालना है, फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे b माइनस b है, उधर चला जाएगा a, b माइनस a डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ठीक सर, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो बेटा आपको क्या करना है, बेसिकली ये चीज़ याद रखनी है, इसको आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, आपको फोकस इसके ऊपर करना है, क्योंकि वो आप याद करोगे तो हो सकता है एग्ज़ाम में आप भूल जाओ और कुछ गलत करके आ जाओ, तो इसके ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ। अब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके बड़े आराम से यहाँ पे जो मिसिंग फिगर्स है वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालें, फटाफट निकालें। हाँ जी सर, फटाफट इसको सोल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ, हमारे पास b क्या है, b सर हमारे पास यहाँ पे 24 है। मिसिंग फिगर्स जो कि हम n, मिसिंग फिगर्स को मैंने क्या नाम दिया, n नाम दिया, और मिसिंग फिगर्स कितनी है, टोटल 6 है। तो n मेरे पास क्या हुआ सर, n हमारे पास यहाँ पे 6 हुआ। और अब यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे b वाला फॉर्मूला b, और a क्या है मेरे पास, a यहाँ पे 3 है, a गिवन है मुझे यहाँ पे 3। तो यहाँ पे a प्लस n+1 और यहाँ मेरा d आ गया। b कितना है, b सर मेरा 24 दिया हुआ है, a मुझे 3 दिया हुआ है, n मेरा 6 है, तो यहाँ पे मेरे पास 7d आ जाएगा। और यहाँ पे 24 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 7, और आपका यहाँ पे d निकल गया। तो d आपका क्या आ जाएगा, 7 × 21, d आपका यहाँ पे 3 आ गया। तो यहाँ पे 6, 9, 12, 15, 18, 21। तो बेटा आपके पास अब जो ये सीक्वेंस आई, ये क्या है, अर्थमेटिक सीक्वेंस आपके पास यहाँ पे आया। तो बेटा क्या है, ये वेरी वेरी सिंपल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जल्दी इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे, रिलेशनशिप बिटवीन जियोमेट्रिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन। बेटा आप पढ़ते हैं आज की क्लास का हमारा लास्ट कंसेप्ट, बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। हाँ जी सर, फटाफट आप ये रिलेशन समझाओ और क्लास को करो ख़त्म, हम तो परेशान हो चुके हैं, इतनी लंबी क्लास। बेटा बिल्कुल फटाफट अभी हम इसको फिनिश करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है, हमें ये बताना है। रिलेशनशिप ये बोलता है कि जो अर्थमेटिक मीन है, क्या है बेटा, अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा, अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं, अर्थमेटिक मीन जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जियोमेट्रिक मीन के। ये रिलेशन है। सर हम ऐसे कैसे मान लें कि ऐसा होगा, आप प्रूव करके बताओ। बेटा बिल्कुल प्रूव करके बताएंगे। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा अगर आप देखो कि जब ये आप अपना अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का डिफरेंस निकालो, और वो डिफरेंस जो है, अगर अर्थमेटिक मीन बड़ा है, ठीक है, और जियोमेट्रिक मीन छोटा है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। हाँ जी सर, बिल्कुल आना चाहिए। तो एक बार हम यहाँ पे इसको प्रूव करके देखते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे छोटा सा एक प्रूव कर रहे हैं इस रिलेशन को। अर्थमेटिक मीन क्या था, a + b डिवाइडेड बाय 2, और जियोमेट्रिक मीन क्या था, √ab। क्लियर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ पे एक बार आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 2√ab डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे a को मैं लिख सकता हूँ √a²। हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ से स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, a आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ √b², और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 √a और √b डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये आ गया a² + b² -2ab। तो फाइनली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि √a माइनस √b²। हाँ जी सर, बिल्कुल आप ये लिख सकते हो। तो ये मेरे पास फाइनली रिजल्ट आया। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ
यहाँ पे रूट ए माइनस रूट बी का मैं जब स्क्वायर करूँगा, किसी भी नंबर का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, पॉजिटिव नंबर आता है, या तो 0 आएगा या फिर 0 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे क्या प्रूव हुआ, यहाँ पे प्रूव होगा कि जो ये नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो वो क्या होगा बेटा, या फिर 0 या फिर 0 से ज़्यादा। और यहाँ पे मैंने क्या कहा था आपको कि अगर AM अर्थमेटिक मीन बड़ा है तो उसमें से जब मैं ज्योमेट्रिक मीन लेस करूंगा तो हमेशा मेरा 0 या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। और यहाँ पे वो मैंने स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी थी नीचे यहाँ पे प्रूव कर दी कि स्क्वायर करेंगे तो नंबर हमेशा हमारा 0 से ऊपर ही आएगा, या 0 या फिर 0। ये समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक छोटा सा, हमने यहाँ पे रिलेशन पढ़ा, तो मैं हमारे पास रिजल्ट क्या है, मैं लिख सकता हूँ a माइनस जी, जो मैंने किया a माइनस जी, तो मेरे पास क्या है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है रूट a माइनस रूट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है सर, ये क्या हमें याद रखना? हाँ बेटा बिल्कुल, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये इनके बीच का रिलेशन। अब आपको एक चीज़ मुझे बतानी है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोली, ठीक है ना, ग्रेटर होगा और इक्वल टू होगा। अब यहाँ पे ग्रेटर कब होगा, अगर मैं यहाँ पे अब मैं बात कर लेता हूँ कि a माइनस जी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे a माइनस जी की, a माइनस जी की, कि a माइनस जी, ठीक है, a माइनस जी ये ग्रेटर कब होगा 0 से। a माइनस जी ग्रेटर कब होगा 0 से, ये तब 0 होगा जब मेरे पास यहाँ पे a और b जो है वो इक्वल नहीं होंगे। a और b जो है इक्वल नहीं होंगे, तो उस केस में हमेशा मेरे पास a माइनस जी ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर मेरे पास ये, तो ये कंडीशन होगी, या फिर मेरे पास क्या होगा, a माइनस जी ये इक्वल 0 के इक्वल कब आएगा बेटा, ये 0 के इक्वल तब आएगा जब आपके पास a इक्वल टू बी हो, a बराबर b हो, तब आपके पास a माइनस जी 0 आएगा। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है सर, ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, मुझे एक चीज़ बताओ ना। जब यहाँ पे a भी आपके पास 6 हो और b भी आपके पास 6 हो, तो उसी केस में तो बेटा ये 0 के इक्वल आएगा। अगर मान लो a यहाँ पे आपके पास 2 आया, b यहाँ पे आपके पास 4 आया, तो कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा 0 से ज़्यादा ही आएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 0 के इक्वल कब आएगा, जब a और b दोनों इक्वल हों तो 0 के इक्वल आएगा a माइनस जी। समझ में आ गया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर ऐसा कब होगा कि ये 0 के इक्वल आ जाए, ऐसा कब होगा ये 0 के इक्वल आ जाए, a भी सेम है b भी सेम है, ऐसा कब होगा बेटा? ऐसा होगा सर, अगर ऐसा होगा तो क्या वो AP और GP होगी बेटा? बिल्कुल होगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, अगर यहाँ पे आपको बोलूँ कि मेरे पास एक सीरीज़ है, समझो यहाँ पे सीरीज़ क्या है, 6, 6, 6, 6, चलते चले जाओ। तो क्या मेरे पास ये AP नहीं है? क्या मेरे पास ये AP नहीं है? दो कंसेक्यूटिव, हमने AP क्या पढ़ा कि भाई दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। देखो 6 माइनस 6 डिफरेंस 0 हुआ, 6 माइनस 6 डिफरेंस 0 हुआ, 6 माइनस 6 डिफरेंस 0 हुआ, 6 माइनस 6 डिफरेंस 0 हुआ। तो क्या ये AP नहीं हुई? सर बिल्कुल AP हुई। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0 है जो कि सेम है, ठीक है जी, तो ये AP हुई। अब हम बात कर लेते हैं GP की। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम होनी चाहिए, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 1, 6 डिवाइडेड बाय 6 1। तो बेटा अगर आपके पास ऐसा कोई सीक्वेंस आता है AP GP में, तो उस केस में आपका a माइनस जी मतलब अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन आपका 0 के इक्वल होगा इस कंडीशन में। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का साइन होना चाहिए, इक्वल टू का नहीं होना चाहिए। बेटा इक्वल टू का भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के जो सीक्वेंस हैं वो जियोमेट्रिक सीक्वेंस भी हुए, अर्थमेटिक सीक्वेंस भी हुए। यहाँ तक क्लियर? रिलेशनशिप अच्छे से समझ में आया? हाँ जी सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया। तो बेटा ये हमारी क्या हुई,
आज की कंसेप्ट वाली क्लास हमारी कवर हुई। अब आगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नोट करो इसे जल्दी।